पिछले जो 11 साल बीते हैं इसमें जो कांग्रेस की सेहत है वो काफ़ी बिगड़ती गई है और उस सेहत को बिगाड़ने के लिए आपको भाजपा की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको इनेलो की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको जजपा की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपके नेता ही खुद में इतने सक्षम हैं कि अपनी सेहत को खुद ही बिगाड़ते रहे। अशोक तंवर जो हैं वो मेरे स्टूडियो में न्यूज़ 18 के स्टूडियो में कॉलर पहन के आ रहे हैं और कह रहे हैं जी मुझे पिटवा दिया। मैं कहा किसने पिटवाया? कहते भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिटवाया। गुटबाजी तो उस चरम पे है। इंदिरा गांधी जी की अब बात हो रही है, जब राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। कांग्रेस का भी एक ऐसा दौर था कि कांग्रेस के नाम पे जिसको खड़ा कर दो कि नात पे ना जात पर मोहर लगेगी हाथ। तो वैसा ही दौर आज की समय मोदी का चल रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू उनकी पत्नी है नवजोत कौर, उन्होंने बयान दिया कि मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस में बनना हो तो 500 करोड़ देना पड़ता है। अगर पैसे की कोई अहमियत होती, कोई बात होती, फिर नरेंद्र सिंह को कौन बनाता? आप सोचिए, ऐसा नहीं है। मतलब आप कुछ दे लेके तो नहीं आए। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ। नमस्कार, न्यूज़ 18 नेटवर्क पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ये है चक्रव्यूह, मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत और आज चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में है हरियाणा कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है राव साहब आपका। बहुत बहुत और धन्यवाद। और काफ़ी आपके सभी दर्शकों का भी मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। काफ़ी इंतज़ार के बाद आखिरकार हरियाणा कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिला है, तो सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं। और जब आपका नाम उभर कर सामने आया तो कई लोगों को लगा कि राव साहब ने बाजी कहाँ से मारी। तो आज सबसे पहले इसी का खुलासा कीजिए कि अब इसको हम लॉटरी माने या आपकी राजनीति में आपका असर देखें, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, वैसे ये फैसला पार्टी हाईकमान का फैसला है। हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और हमारे नेता विपक्ष एलओपी आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का मैं आभार प्रकट करता हूं, समस्त उनकी सारी टीम का जो हाईकमान में नेता है, कि उन लोगों ने अपना एक तरीका लगाया, सर्वे किया और जो कई दिनों से इच्छा थी कि हरियाणा में कोई सही उपयुक्त अध्यक्ष बनाया जाए, तो उनका तलाश में, उनकी खोज में मेरा नाम सामने आया। हालांकि आप जानते हैं मैं एक राजनीतिक परिवार संबंध रखता हूं जी। और 3 बार मेरे पिताजी स्वर्गीय राव बंसी सिंह जी 1972 से हरियाणा में विधायक रहे, 91 से 96 के बीच में कैबिनेट मंत्री रहे, पंचायत विकास मंत्री सेवा की, और उनके जाने के बाद में हमारे इलाके ने 2 बार अटेली विधानसभा क्षेत्र ने और 1 बार नारनौल विधानसभा क्षेत्र ने मुझे हरियाणा की विधानसभा में विधायक बना करके भेजा। और हमारे जो टेन्योर था 2009 से 14 के बीच में मुझे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी काम करने का मौका मिला। जी, जो नारनौल है राजस्थान के साथ लगता इलाका है, मेरा भी पैतृक गांव के आसपास ही है, राजस्थान में है। जी, लेकिन जी, वो जी। तो आप की जो एंट्री हुई कांग्रेस में, उस वक्त आप हजका से जीत के आए थे, मुझे याद है, और हजका के द्वारा उनके सहयोग से सरकार बननी थी हुड्डा साहब की, तो उसमें आपने सहयोग दिया और स्वास्थ्य मंत्रालय मिला। लेकिन अब अगर हम बात करें तो पिछले जो 11 साल बीते हैं इसमें जो कांग्रेस की सेहत है वो काफ़ी बिगड़ती गई है और उस सेहत को बिगाड़ने के लिए आपको भाजपा की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको इनेलो की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको जजपा की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपके नेता ही खुद में इतने सक्षम हैं कि अपनी सेहत वो खुद ही बिगाड़ते रहे। जहाँ तक आपने सेहत बिगाड़ने की बात की, तो हो सकता है हाईकमान ने सोच करके कि स्वास्थ्य विभाग का जिम्मेदारी नरेंद्र सिंह के पास रही है, तो इसलिए अच्छी तरीके से पार्टी की सेहत को और मजबूत करेंगे, जिम्मेदारी दी हो
और जहाँ तक हजका का प्रश्न आपने किया, हजका में से विधायक बनने से पहले मैंने जैसे बताया, मैं कांग्रेस पार्टी से भी 2 बार विधायक बना। जी। मूल रूप से मेरा परिवार कांग्रेसी परिवार है। मैं खुद कांग्रेस में निचले लेवल से जिला संगठन में महासचिव से लेकर प्रदेश महासचिव तक भी जिम्मेदारी निभाई है। ठीक है, बीच में एक परिस्थिति आई कि अरुणाजनित कांग्रेस में जाना पड़ा लगभग 2 साल के लिए। पुनः फिर हम लौट करके कांग्रेस में ही आए, कांग्रेस को समर्थन दिया, अपनी पार्टी का विलय कराया और कांग्रेस को मजबूती प्रदान की। और जब से लगातार कांग्रेस के साथ रहे, मजबूत करते रहे। और जहाँ तक आपने दोहराया कि भाई दूसरी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस अपने स्वास्थ्य खराब कर लेती है, इस टाइप की बातें आपने कही। देखिए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, कांग्रेस में जो भी हमारे नेता लोग हैं, वरिष्ठ नेता भी है और नीचे लेवल पे भी जो भी है, सभी बड़े सुलझे हुए हैं और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत भी करते हैं। कई बार परिस्थितियाँ होती है कि कुछ साथी कोई नाराज़ हो जाता है, कई बार हालात होते हैं अनुकूल। और अब की बार तो हरियाणा की जनता का ही फैसला था कि राज कांग्रेस का बनेगा। लेकिन जिस प्रकार से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो प्रेस के सामने, मीडिया के सामने इंदिरा भवन में मुद्दा उठाया और बड़ी स्पष्ट रूप से बताई गई किस तरह से हरियाणा में एक बनती हुई सरकार को चोरी किया गया है, सेंध लगाई गई है, कहीं ईवीएम में गड़बड़ की गई है, कहीं बैटरी का 99% पाया जाना है। मेरे खुद विधानसभा के अंदर 155 में से। राव साहब, ये जो सारे मुद्दे हैं तफसील से मीडिया में उठाए गए, आपके चाहे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की बात करें या आपने जैसे बताया कि चुनाव कांग्रेस जीतने वाली थी, लेकिन फिर कहीं बैटरी की प्रॉब्लम आप बताते हैं, कभी ईवीएम की बताते हैं। इस विषय पर हम काफ़ी ज़्यादा बातचीत कर चुके हैं। आज हम चाहते हैं बिल्कुल ईमानदारी से बातचीत हो। और जहाँ तक वोट परसेंटेज का सवाल है, तो वो आपकी और भारतीय जनता पार्टी की वोट परसेंटेज में 1% का भी फ़र्क नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सीट्स में फ़र्क पड़ गया, सीटों में फ़र्क है। उसकी वजह कई लोग ये भी बोलते हैं कि जो कांग्रेस की लीडरशिप थी, चाहे आपकी आला कमान हो, चाहे आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा साहब हों या आपके जो एमएलएज जिनको आप ने टिकट दिया विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, सब ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि हम तो जीत ही रहे हैं, आ गई सरकार। देखिए, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है कि जब जनता से आवाज़ आ रही थी, परिवर्तन का मन लग रहा था, और तो स्वाभाविक नेता हो चाहे पार्टी हो, विश्वास बढ़ जाता है आदमी का कि हाँ, हम राज बनाएंगे। लेकिन साथ में ये चीज़ भी आप मानिए, जो हमने लगाए हैं, जो बात बताई गई है या जो विद प्रूफ दिखाए गए हैं, भाई किस तरह से वोटों बनाए गए, किस तरह से फर्जी एड्रेस के ऊपर बने, एक एक महिला की कई फ़ोटोएँ हैं, 100-200 फ़ोटोएँ के वोट बने गए, ब्राज़ील की मॉडल की फ़ोटो लगाई गई। तो ये सब चीज़ें भी, इसमें कोई शक नहीं है। कोई आज कोई पॉलिटिकल उसका हम एडवांटेज नहीं लेना चाह रहे कि 4 साल पड़े चुनाव के, लेकिन वास्तव में कमियाँ थी। इसलिए मुद्दा राहुल जी ने उठाया है कि भाई लोकतंत्र के अंदर हमें बड़ा गर्व था कि हमारा देश बड़ा लोकतांत्रिक देश है, हमें अपने चुनाव आयोग पे बहुत बड़ा गर्व होता था। लेकिन जो सिस्टम चल रहा है अब 2014 से, खासतौर पर पिछले 11 सालों से, उसमें कहीं ना कहीं जाके लोकतंत्र कमज़ोर हुआ है। इसमें राव साहब फिर थोड़ा सा अगर हम दूसरे पक्ष की भी बात करें, क्योंकि सवाल का जब हम भाजपा की बात कर रहे हैं या केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, तो जब सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बनते हैं, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनती है, तो वहाँ पे ईवीएम में धांधली नहीं होती है। जब पश्चिम बंगाल में आप ममता बनर्जी को पटकनी भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं दे सकते हैं, तो वहाँ पे ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है। कर्नाटक में नहीं है। वोट परसेंटेज मैंने बोला कि आपके 1% भी फ़र्क नहीं है, वोट्स दोनों के बराबर हैं। तो उस वक्त वोट चोरी की आप बात नहीं करते हैं, ईवीएम घोटाले की बात नहीं करते हैं, जब हिमाचल में सरकार बनती है, बंगाल में बनती है, कर्नाटक में बनती है। ये कर्नाटक की शिकायत की हमारे नेता ने, सबसे पहली प्रेस को कर्नाटक में की गई थी। बाका देखा होगा लोकसभा के अंदर वो कि गड़बड़ किया गया, विधानसभा का भी सामने आया था। फिर एक बात मैं और इसमें मुकेश जी आपसे कहना चाहता हूँ कि एक सिस्टम बना हुआ था चुनाव आयुक्त के चयन प्रक्रिया का, उसमें से आप CGI साहब को हटा देते हैं। ये कहाँ, इसका क्या यूज हुआ, इससे क्या फ़ायदा हुआ? सोचिए आप, ये उस सिस्टम पे थोड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। दूसरा, आप कानून बना देते हैं, उन खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। तीसरा, CCTV फुटेज आप जो है 45 दिन के बाद नष्ट करने का
बना देते नियम। तो ये सब चीज़ें शो करती है कहीं ना कहीं जा कर के, कहीं ना है गड़बड़ है। ये देश का हर नागरिक जो कांग्रेसी भी नहीं है वो ज़रूर महसूस करता कोई ना कहीं है, मामला ज़रूर है। क्या है, ये चीज़ें सामने आई तो हमारे नेता ने, राहुल जी ने बात पब्लिक के सामने रखी है और उसको लेकर के हम हरियाणा के हर ज़िले में लगभग गए हैं, रोज़ प्रदर्शन भी किया है, ज्ञापन भी दिया है राष्ट्रपति जी के नाम से, और हमने जो है लोगों के बीच भी गए हैं, संपर्क किया है। अब प्रैक्टिकल रूप से हमने चुनाव लड़े हैं, मैंने खुद लड़ा है। तो लोग कहते हैं हमारे गांव से ज़्यादा वोट आने चाहिए थे, इतने तो लोगों की संख्या ज़्यादा थी। अब आपके सामने बिहार में हमने देखा जिस तरह से हमारे महागठबंधन के नेता आदरणीय राहुल जी, तेजस्वी जी जो मेहनत कर रहे थे, हज़ारों हज़ारों लोग सड़कों पे थे, क्या वो इतनी मात्र सीटें आनी थी? आप लगाइए साहब। तो है, इसमें ज़रूर कोई शक की बात नहीं है कि आज इस प्रक्रिया पे शक पैदा हो गया। मैं जो आपकी बात है अपने दर्शकों को पहुंचा रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ जो इसका काउंटर है कि जब इंदिरा गांधी जी की अब बात हो रही है, जब राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो फिर उसका काउंटर आ रहा है कि जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी और कोर्ट से उनको लग रहा था कि अब उनको हटा दिया गया अपना चुनाव, तो इमरजेंसी लगा दी गई। कांग्रेस का भी एक ऐसा दौर था कि कांग्रेस के नाम पे जिसको खड़ा कर दो। आदरणीय भुट्टा सिंह जी जो हैं वो जैसलमेर से जीत के आ जाते थे, जहाँ पर सिख नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी कि नात पे ना जात पर मोहर लगेगी हाथ पर। तो वैसा ही दौर आज की समय मोदी का चल रहा है कि भाजपा है तो मोदी है, और मोदी के नाम पर भाजपा का जिसको टिकट मिला है वो जीत गया। देखिए मुकेश जी, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आप ये मान कर चलिए। तो जिस तरह से आपने बताया कांग्रेस का इतना बड़ा एक रुतबा था, इतना बड़ा देश के अंदर मैसेज था, अब लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी ने या मोदी जी ने जो लोगों के सामने जो वायदे किए 2014 में, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, उन वायदों पे कहीं भी एक सरकार खड़ा नहीं उतर पाई। वो वायदे ऐसे कैसे रहे लोगों नज़रों के अंदर, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जाति के नाम पर राजनीति की गई। इसमें भी कोई शक नहीं कि लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं कि हमारे साथ ये जाति जरूर हुई है, लेकिन कुल मिलाकर के वो इस बात में सफल हो जाते हैं कोई ना कोई तरीके से। इसलिए हम कहते हैं भी चुनाव प्रक्रिया संदेशप्रद हो गई है कि इस पर शक हो गया लोगों को कि कहीं गड़बड़ है। और जो हमारे सामने सबूत आए, हमारे नेता ने आपके सामने प्रकट किए देश के सामने, वो है कि भी लोकतंत्र पे इस तरह विश्वास खत्म होता जाए, कैसे चलेगा लोकतंत्र? संविधान के ऊपर मतलब हम समझते संविधान खतरे के अंदर है। तो ये ज़रूरी है कि लोगों को उस बात पे जाना चाहिए गहराई के अंदर कि क्या कारण है कि इंदिरा जी का जिक्र अभी आपने किया, उनकी जब हत्या हो गई बड़ा देश उदास था, उसके बाद भी कितने ज़बरदस्त तरीके से कांग्रेस लौट करके आई थी, फिर भी इतना भारी परसेंटेज नहीं था जो आज मिल गए। 90% बिहार में मिल रहे हैं आपको। ऐसा कैसे संभव है, आप सोचिए। अब जब श्रीमती इंदिरा गांधी की जब हत्या की गई जी, तो देश में, मैं उस वक्त मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होगी, 1984 में जी, तकरीबन 14 साल का था मैं, लेकिन देश में दूरदर्शन के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से ऐसा माहौल उस वक्त पैदा कर दिया गया था कि जैसे कोई हमारी घर की सदस्य ही चली गई। और उस वक्त इंदिरा गांधी की छवि थी भी ऐसी ही, जब वो जय हिंद बोलते थे तो वो रेडियो पे भी बोल रही हों तो भी लोग साथ में बोलते थे, तो उसका फ़ायदा उस वक्त मिला। लेकिन इमरजेंसी की जब बात करते हैं, जब भाजपा पे आप आरोप लगाओगे तो आपको वो इमरजेंसी याद करवाएंगे। तो जब सत्ता में आप होते हैं, तो यही जब सत्ता यूपीए की थी, तब भाजपा वाले या जो दूसरे आप के विपक्ष में लोग बैठे थे, तो वो सीबीआई को आपका तोता बोलते थे, वो ईडी को आपके इशारों पे नाचने वाली। लेकिन जैसी सत्ता चेंज हुई तो वो फिर विपक्ष अब बोलते हैं कि ये भाजपा के कहे बिना, इशारे बिना कोई काम नहीं करते। तो ये कुर्सी का फ़र्क रहता है, विपक्ष और विपक्ष। सरकार वैसी चलती है, जनता वैसी पिसती है। देखिए मैं तो कहूँगा कि निष्पक्षता से अगर हम सोचें, कांग्रेस के समय के अंदर फिर भी एक सिस्टम था, एक डेमोक्रेटिक काम था। कांग्रेस में कभी ऐसा नहीं होता था कि कोई चुनाव आए, छापे पड़ने शुरू हो जाए या कोई आवाज़ उठाए उसके खिलाफ कर दिया जाए काम, ऐसा नहीं होता था। ठीक है, चलता होगा, लेकिन परसेंटेज देखिए आप, हिसाब लगी बहुत कम, मतलब जो भी चलती थी, लेकिन आज की डेट पर तो बहुत ज़्यादा हो गई। अभी जितने भी बड़े नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या आप कहें कि उत्तर प्रदेश के जो बड़े नेता रहे हैं, इमरजेंसी के टाइम में जो आंदोलन हुआ, जेपी आंदोलन, तो सभी को जेल में डाला, कांग्रेस ने डाला। तो आप स्वयं हिसाब लगाइए। देखिए मैं तो यही कहूँगा कि कांग्रेस का अपना एक सिस्टम रहा, अपना एक तरीका रहा काम करने का। संविधान को हमेशा
मान करके उसके मुताबिक काम किया और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया। पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान की एक पहचान जो बनी भारत देश की, वो कांग्रेस ने बढ़ाया हमेशा। और शुरू में नेहरू जी के टाइम से आप हिसाब लगाइए कि देश कितना, शुरू में देश आज़ाद हुआ जब क्या बनता था देश में, और आज की स्थिति में देश है, इसमें तो हम उसमें कांग्रेस की सेवाओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, आज मोदी जो कर रहे हैं, बीजेपी जो कर रही है आपके सामने है, हम उसको मना नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम सही को सही कहना हमारा धर्म बनता है। आज कांग्रेस विपक्ष के अंदर है, देश के अंदर है या हरियाणा में है, तो अगर हम सही चीज़ को नए लोगों के सामने नहीं रखेंगे, नहीं उठाएंगे, चुप रहेंगे, तो हम भी दोषी माने जाएंगे, हम भी पाप के भागी बनेंगे। आपका अधिकार है, तो और इसलिए आप हमें लोगों कहना को, चाहिए। आप लोगों को जितने हाँ। भी वोट मिले हैं, और ठीक है, वो हमने पहले ही बताया कि हरियाणा की बात करें तो बराबर मिले हैं। हमने आप लोगों को भी वोट देकर भेजा है ना, ताकि आप हमारी आवाज़ उठाएं। अब बात हम संगठन की करते हैं। पिछले कई सालों से हरियाणा में कांग्रेस में संगठन ही नहीं बन पाया। हालांकि अब आपने कार्यकारिणी गठन करने की प्रक्रिया शुरू किया, जिला अध्यक्ष वगैरह बनाए हैं जी, और पार्टी की आवाज़ उठाने के लिए आप टैलेंट हंट प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज शुरू कर कर रहे दिया हैं गया। आजकल। यस सर। तो वो टैलेंट हंट क्या है? मतलब अब प्रवक्ताओं को लाने के लिए आपको टैलेंट हंट करना पड़ेगा? देखिए, ये राष्ट्रीय टैलेंट हंट कार्यक्रम जो है, ये प्रतिभावान युवाओं की खोज है। हम चाहते हैं कि जो सही मायने के अंदर बुद्धिजीवी हो, कांग्रेस पार्टी में विश्वास रखता हो, उनकी नीतियों में विश्वास रखता हो, इंटेलिजेंट बच्चा हो और वो काम करना चाहे, तो हम उसका स्वागत, हम उनको ढूंढ रहे हैं। इसीलिए हमने निकाला है कि जो भी साथी इस पर अप्लाई करना चाहे, इसमें कोई अप्रोच की ज़रूरत नहीं, किसी को किसी नेता की रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट जो हमने टीम बनाई है वो निष्पक्ष रूप से जा रही है। मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते से मुझे भी नहीं मालूम कि इन्होंने अप्लाई किया और ना किसी ने अप्रोच किया कि जी मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, तो एक अच्छी बात है। तो ढूंढना, योग्य व्यक्ति को ढूंढना, मैं समझता हूँ कि अच्छी शुरुआत है पार्टी की तरफ से। मैं पार्टी हाईकमान के हम आभारी है इस बात के लिए कि इन्होंने मौका दिया कि आप स्वयं खोज कीजिए ऐसे लोगों की, लाए जो प्लेटफार्म पे आकर के अपनी बात को रख सके। और जहाँ तक संगठन का आपने जिक्र किया, ये आप पत्रकार साथी भी, आम जनता भी ये पूछती थी संगठन क्यों नहीं बन रहा, तो मैं इस बात के लिए हमारी पार्टी का एक अच्छी सोच की संगठन सर्जन अभियान शुरुआत की, और गुजरात से शुरू करके फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, और सही योग्य व्यक्तियों को बिना किसी के लाग लपेट के, हमारे हरियाणा में भी हुआ है। मैं खुद भी संगठन सर्जन में उत्तराखंड गया था, और जो हमने सर्वे बना के दिया, पहली बार गए थे, नई जगह थी, जो मैंने कहा हमारी नज़रों में ये उपयुक्त पैनल है 6 लोगों का, वही हमने पेश कर दिया। पार्टी ने विचार विमर्श करके बना दिया। आपकी पार्टी की जो सबसे बड़ी समस्या लगती है वो गुटबाजी लगती है। जैसे इस बार नहीं, पिछले जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं तो उसमें 10 के 10 सांसद आपके हार गए, और 10 के 10 ही खुश थे। क्यों? क्योंकि अशोक तंवर कह रहे थे अच्छा मैं क्या हारा, कहते शैलजा भी हार गई, तो शैलजा जी क्या मैं क्या हारा हूँ, तो देखो दीपेंद्र भी हार गया। तो अपने एक मतलब भाजपा से हारे इस बात का दुख नहीं था, खुशी इस बात की थी कि जो हमारे काउंटर पार्ट हैं, क्योंकि वो 10 के 10 ही ऐसे चेहरे थे जो मुख्यमंत्री की रेस में थे। ऐसा नहीं है, ये सब तो मजाक के लिए किसी ने बना दिया, जोक टाइप की बातें थी ये। जोक ऐसा नहीं है, हकीकत के अंदर अशोक देखिए। तंवर जो हैं वो मेरे स्टूडियो में, न्यूज़ 18 के स्टूडियो में कॉलर पहन के आ रहे हैं और कह रहे हैं जी मुझे पिटवा दिया। मैंने कहा किसने पिटवाया? कहते भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिटवाया। मैंने कहा कैसे? कहते फ़ोटो देख लो उसके, PSU की जो मार रहा है। मनोहर लाल खट्टर उनसे अस्पताल में मिलने के लिए जाते हैं, तो उनकी जो वाइफ हैं, आपके कांग्रेस के बड़े नेता की बेटी हैं, वो भाजपा के मुख्यमंत्री को फ़ोटो दिखा रहे हैं कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का PSU है जी, इसने हमें मारा। गुटबाजी तो उस चरम पे है, और शायद उसी के चलते आप सत्ता से इतने दूर जाते चले जा रहे हैं। ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, और अब आपको एक पद मिला है, जिम्मेदारी मिली है, तो इससे तो बचने के उपाय ढूंढने पड़ेंगे। आप मुझको ऐसा घर बता दो जहाँ किसी विचारधारा से पूरे के पूरा परिवार सहमत हो। मेरा घर है, आपका घर है, हो सकता है आपकी बात से आपका बेटा विचार भिन्न रखता हो, आपके भाई विचार भिन्न रखते हो, पत्नी विचार भिन्न रखती हो, तो पार्टी भी एक परिवार है। तो परिवार हो सकता है पार्टी में किसी बात को लेकर कोई विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। कुल मिलाकर के विचारधाराएं का टकराव हो सकता है आपस में, कहीं नहीं। और फिर भी कांग्रेस में एक लोकतांत्रिक सिस्टम है, यह बात कह देते हैं अपनी तरफ से। और रही बातचीत ये कि हम कांग्रेस की बात करें, आप किसी भी पार्टी को उठा लीजिए, क्या हुआ नहीं है। मैं आपको 10 उदाहरण दे दूंगा।
क्या भारतीय नहीं, जनता वहाँ पे पार्टी आज होगी, इतनी बड़ी वहाँ पे- पार्टी है, वहाँ पे होगी। तो वहाँ भी मिलेगा। हर मैं जगह बिल्कुल विचारों सहमत की हूँ आपसे, भिन्नता तो लेकिन मिलती है। वो इतना खुल के सामने नहीं आती जितनी यहाँ पे आती है। मैं आप क्योंकि अध्यक्ष बने हैं और जाहिर है कि ये वाली चीज़ आपको ऐसा तो है नहीं कि पता नहीं है, लेकिन आप अध्यक्ष के सामने बैठ के ये बोलना, तो ये मेरी ईमानदारी का प्रतीक है। तो आप भी, नहीं, मैं मैं भी चाहता हूँ कि ईमानदारी से ही बात हाँ, कर रहा हाँ, हूँ, हाँ। मैं इसमें कोई बेईमानी शामिल नहीं कर रहा, नहीं मेरा स्वभाव है क्योंकि कि झूठ बोलने का। सबसे बड़ी चुनौती हाँ ये जी। है, आपकी चुनौती भाजपा के साथ लड़ने की नहीं है, आपकी चुनौती जजपा या इनेलो के साथ लड़ने की नहीं है। आपकी चुनौती तो इसलिए है क्योंकि आपकी पार्टी में सारे ही स्टार नेता हैं, कार्यकर्ता कम है। तो सबको जिम्मेदारी दी हुई है हमारी पार्टी ने। देखिए आप, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अभी चर्चा की आपने, उनको सीएलपी लीडर की जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। बहन शैलजा जी है, उनको जिम्मेदारी दी है, पार्टी ने जनरल सेक्रेटरी बना रखा है और उत्तराखंड के प्रभारी हैं। रणदीप सुरजेवाला जी हैं, कर्नाटक के प्रभारी है, पार्टी के महासचिव हैं। तो इसलिए जो आप जिक्र कर रहे हो सभी नेताओं का, इन सबको पार्टी ने जिम्मेदारी दी हुई है, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और हरियाणा के अंदर मेरा ही पिछले 2 महीने का तजुर्बा है कि मुझे सभी नेताओं का सहयोग मिला है। जो पार्टी के कार्य पर आए हैं कार्यक्रम मेरे साथ, कहीं बहन शैलजा जी थे किसी ज़िले में, किसी में रणदीप जी थे, कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब थे, कहीं भाई दीपेंद्र जी थे, सभी लोग मिल करके पार्टी कार्यक्रम को मजबूत कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। मीटिंगों में हम लोग साथ आकर के अपने डिस्कस कर रहे हैं, अपने विचार बता रहे हैं। और अब बहुत जल्दी आपके सामने एक तो हमें रैली जो 14 तारीख की है, जो आदरणीय हमारे राहुल जी ने आह्वान किया है, उसको मजबूती से आप देखना। हरियाणा की भागीदारी सबसे बड़ी भागीदारी होगी, पहले भी रही है और जोर तरीके से लोगों में जोश है। और बहुत शुरू में- शीघ्र जी 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 बहुत जल्दी ही हम जो है संगठन काम भी प्रदेश स्तरीय पहले अपनी कार्यकारिणी बना रहे हैं। ब्लॉक लेवल के नाम हमने मंगवा लिए हैं, फिर जिले की कार्यकारिणी, ब्लॉक्स की कार्यकारिणी, और मेरा प्रयास है कि बूथ लेवल तक हम जाएं, पार्टी के संगठन को मजबूत बनाएं, सब मिलकर काम करें, अनुशासन से काम करें और पार्टी की नीतियों को लोगों तक बताएं। अब आपकी शुरुआत है, बहुत बड़ा ओहदा आपको मिला है, और ख़ास तौर से जब आप सत्ता में नहीं होते हैं फिर आप प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, तो वो ओहदा आपकी पार्टी के हिसाब से देखें तो वो मुख्यमंत्री के बराबर का ही हो जाता है। क्योंकि पार्टी में काम, जब सत्ता में हैं आप, तब अध्यक्ष शायद इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता जितना विपक्ष के समय करते हैं। तो आपकी अब प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी? गुटबाजी है, ये चीज़ आप भी मानते हैं। पहले आप जब आए तो लोग कहते थे कि ये तो हुड्डा जी के आदमी हैं, हुड्डा जी लेकर आए हैं, लेकिन अब हमें जो सुनने को मिल रहा है कि आप हुड्डा जी की तो सुनते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ आप शैलजा जी का भी ख्याल रखते हैं, रणदीप सुरजेवाला को भी सेटिस्फाई करना। निष्पक्ष आपकी छवि उभर के सामने आ रही है। ये मुझे शायद आपके मुंह पे कहना नहीं चाहिए, कुछ लोग कहेंगे कि शायद आपको खुश करने का है, लेकिन इससे कहीं घाटा तो नहीं हो जाएगा? यही चाहते थे क्योंकि हरियाणा के हरियाणा लोग भी। में हरियाणा में तो लोग कहते हैं कि हुड्डा लाइन या खुड्डा लाइन। नहीं, हरियाणा के लोग भी यही चाहते थे कि जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बने वो सबसे मिलकर चले, सबसे बात करे, सबके विचार सुने। तो इसलिए वो काम मैं कर रहा हूँ जो मेरी पार्टी हाईकमान ने मुझे आदेश दिया है। तो मैंने सबसे संपर्क किया है, सबसे मिला हूँ, और सभी मेरे लिए आदरणीय, सम्माननीय, सबको साथ लेकर चलते हैं। मुख्य रूप से जो पार्टी का एजेंडा है, पार्टी की पॉलिसी है, पार्टी की नीतियाँ है, वो सब हम मिल करके काम कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है हरियाणा के शीर्ष नेता जो भी है वो सब पूरी तरह से मेरे साथ खड़े हैं और मिलकर हम काम करेंगे। जी, मतलब जो हरियाणा में डिसीजन अब लेना होगा, उसमें जो पार्टी हाई कमान है उसका कितना इंटरफेरेंस रहेगा, हुड्डा जी का कितना उसमें हाथ रहेगा, आप कितने निष्पक्ष उसमें दिखाई देंगे? देखिए, अपना अपनी ड्यूटी है। सीएलपी लीडर हुड्डा जी हैं, विधायक दल का जो भी ड्यूटी है वो उस मामले में सर्वोच्च है। पीसीसी का मामला कोई होगा, जो भी आएगा, वो मैं अपनी तरफ से सब कुछ, मेरा प्रयास रहेगा पार्टी के हित में, हरियाणा के हित में सभी नेताओं को साथ लेकर चलूँगा और हाईकमान का पूरी तरह से उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे। अभी नेता हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी पत्नी है नवजोत कौर, उन्होंने बयान दिया कि मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस में बनना हो तो 500 करोड़ देना पड़ता है। उनका बयान है, इस बारे में तो मैं क्या बता सकता हूँ। नहीं देना चाहिए, मेरे हिसाब से गलत है भाई। मैं आपके सामने उदाहरण बैठा हूँ, पीसीसी अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बनाया गया है जो उनको घर से बुलाया गया है, जो साधारण परिवार संबंध रखता है, आम लोगों के बीच रहता है, आम कार्यकर्ता समझता है। तो ये बातें अपने आप ही ख़त्म हो गई। अगर पैसे की कोई अहमियत होती, कोई बात होती, तो फिर नरेंद्र सिंह को कौन बनाता? आप सोचिए, ऐसा नहीं है। मतलब आप कुछ दे लेके तो नहीं आए?
मैं आपके सामने खुद कह रहा जी। हूँ कि पार्टी ने ऐसी चीज़ें नहीं है। जो ये बात आई है, मुझे नहीं लगता कि इनमें एक पैसे की भी सच्चाई हो। कभी भी योग्यता के आधार होता है, पार्टी के फैसला है। विधायक मुख्यमंत्री जो बनते हैं उसमें पार्टी हाईकमान भी पूरा नज़र रखता है, देखता है। आम जो विधायक चुन के आए उनसे भी सलाह मशवरा होता है, पहले भी ऐसा होता रहा हर प्रदेश के अंदर। तो ये कहना उचित नहीं है मेरे हिसाब से। कैसा है? एक आपके ही दोस्त हैं करण दलाल साहब, उनका मैं इंटरव्यू कर रहा था एक बार, तो क्योंकि जब भी कांग्रेस के किसी नेता के से इंटरव्यू करते हैं तो गुटबाजी वाला सवाल रहता ही है। तो मैंने कहा दलाल साहब ये होता क्यों है, ये इतनी गुटबाजी क्यों है? कह रहे हमारी तो आला कमान कहती है कि गुटबाजी होने दो, अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करो। हाईकमान कभी नहीं कहती कि कोई गुटबाजी करे, इसलिए हाईकमान का ऐसा नहीं है। उनकी अपनी सोच है, किस रूप में जवाब दिया। दलाल साहब हमारे सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, बड़े भाई की तरह है, तो इसलिए उनका अपना एक जगह है, कुछ बात को किस लेके क्या कहा उनका। लेकिन हाईकमान ये ज़रूर कहता है कि सब मिल के काम करें, जो मुझे आदेश हुआ है सबको साथ लेके चले, मिल के चलें। पार्टी के जो कार्यक्रम है उनको जनता तक पहुँचाएँ, तेज़ी से काम करें। हाईकमान का ये आदेश है। जी, चौधरी वीरेंद्र साहब से बातचीत कर रहा था मैंने कहा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं आपके वैसे तो कज़न हैं, हाँ, लेकिन वो मुख्यमंत्री बन गए, आप मुख्यमंत्री नहीं बने, बहुत इच्छा थी आपकी। तो मैं क्या फंडिंग वंडिंग वो ज़्यादा करते हैं क्या? कह रहे पता नहीं, करते होंगे, मैं तो नहीं करता। मैं क्या तभी तो आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अब उनके जो बेटे हैं वो अलग से एक यात्रा लेके चल रहे हैं जिस पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर क्या है कि यात्रा कोई भी निकाल सकता है या उसमें कोई आपका पार्टी का प्रोटोकॉल रहना चाहिए? चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के बेटे भाई ब्रजेंद्र सिंह जी, पूर्व सांसद साहब, सद्भाव यात्रा एक निकाल रहे हैं और मेरे से भी व्यक्तिगत रूप से उनकी मुलाकात हुई थी। और जिस दिन मैंने पदभार ग्रहण किया उस दिन भी ये सवाल आया था। और प्रभारी जी जो हमारे श्री बी के हरिप्रसाद जी हैं, जो इंचार्ज है हरियाणा के, उन्होंने भी उस दिन एक बयान दिया था। वो मैं समझता हूँ वो बयान सब कुछ कह गया था। उन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा है लेकिन ऑफिशियल यात्रा नहीं है। मतलब विजेंद्र जी भी कहते हैं कि मैंने हाईकमान से पूछा था, इजाज़त नॉलेज में डाला था कि ऐसी यात्रा मैं करना चाहता हूँ, तो हाईकमान का आप कर सकते हैं। लेकिन उस के बाद में ऐसा कोई उनका संदेश हाईकमान की तरफ से ऑल इंडिया कांग्रेस से, कांग्रेस पार्टी में, हरियाणा कांग्रेस में नहीं आया कि भाई कोई ऐसी यात्रा निकाली जा रही है या आप सब लोग उसमें शामिल हो। तो ये ज़रूर कह दिया गया था कि जो साथी जाना चाहे हमारी पार्टी का स्वागत है, जा सकता है। कोई बैन नहीं है कि नहीं जाएगा, ऐसी बात नहीं है, जा सकते हैं। लेकिन जब तक हाईकमान से कोई आदेश नहीं आए इस प्रकार का कि यात्रा अथवा ऑफिशियल यात्रा है, आप सब जाएं, इसलिए बहुत से लोग साथी नहीं भी जा पाए, कुछ गए भी हैं कुछ लोग। तो इसलिए हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। हमारी शुभकामनाएं हैं उनको, जो भी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, राहुल जी के नाम लेकर के कांग्रेस की नीतियों का प्रचार कर रहे लोग भी जा रहे हैं, तो उनके लिए शुभकामनाएं हैं, स्वागत है, अच्छी बात है। चलिए, अध्यक्ष बनने के बाद ये आपका पहला इंटरव्यू है हमारे साथ। जी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपकी एक नई पारी शुरू हुई है, लेकिन ऐसे ही खट्टे मीठे सवालात के साथ हम आपको न्यूज़ 18 नेटवर्क पे आपका स्वागत बुलाते है। रहेंगे, सवाल आपसे पूछते रहेंगे। और जिस तरह से आप ईमानदारी से बात करते हो, अच्छा लगा आपने कहा भी। तो मैं भी ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी कभी झूठ का सहारा लेता नहीं, ईमानदारी से बात है, जो सच बात है वो लोगों के सामने रखनी चाहिए। आपका बड़ा एक अच्छा चैनल है, लोगों के बीच जाए, सही को सही कहे। हम लोग केवल राजनीति को सत्ता प्राप्ति का साधन ना समझे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में आज हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ थे और हमें लगता है कि जो सवालात हमने आपसे किए वो सभी आपके जहन में थे। अब अपने राजनीति के अनुभव के अनुसार इन्होंने कितने सवालों का जवाब सही सही दिया और कितनों में हमें गोल गोल घुमा दिया, इसका फैसला हमेशा की तरह आप करेंगे, क्योंकि आप जनता हैं और आप सब जानती हैं। नेटवर्क 18 का जो चक्रव्यूह है इसको अब हम यहीं पे विराम देते हैं, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें।